हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने का सही तरीका क्या है। और उसके लिए भी हम लेकर आए हैं पीडब्ल्यू वे टू प्रिपेयर, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हाँ चार सब्जेक्ट साथ में पढ़ लें, दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ लें, 5 पढ़ लें, राइट। टाइम जर्नी कैसे दिखेगी, टाइम कितना डिवोट करना चाहिए, क्या 18 घंटे पढ़ लिया करें। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं यूपीएससी के बारे में, एंड दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द होल जर्नी। एक ऐसा प्लानर जो कि होलिस्टिकली कवर करे हमारे सारे फैक्टर्स को, सारी चीज़ों को, कि हाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और वो प्लानर उन सारे सब्जेक्ट्स को भी इनकलकेट करे जो कि यूपीएससी सीएससी में पूछे जाने वाले हैं। इनफैक्ट क्या इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पीडब्ल्यू वे में हम समझेंगे कि भाई किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इनफैक्ट हम गोल सेटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। मैं पहले एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी रह चुका हूँ। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद रिस्पेक्ट टू एज अ डायरेक्टर। मैंने लीड किया है एक रिनोन एडटेक कंपनी में। और उसके साथ साथ मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 7+ ईयर्स का है। 8th ईयर मेरा चल रहा है। और उसके साथ साथ मेरा यूपीएससी सीएससी मेंस वगैरह का देने का खुद का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा खासा रहा है। तो खैर, तो आइए बात शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं कि मेंस के बारे में, मेंस इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। टारगेट सेटिंग बात करेंगे 2023 का पूरा जर्नी का, और बात करेंगे 2024 के पूरे जर्नी की। तो आइए बात शुरू करते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं। सो ना द पॉइंट इज कि भाई मेंस पे मेरा इतना रुझान क्यों है, इतना मेरा फोकस मेंस पे क्यों जा रहा है। तो पहली बात समझो कि अगर तुम प्रीलिम्स की बात करो, प्रीलिम्स डिज़ाइन किया गया है छांटने के लिए कि भाई 5 लाख लोग देंगे, उसमें से हमें 13,000 लोग लेकर आने हैं जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव कॉपी भरेंगे और डिस्क्रिप्टिव कॉपी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या 5 लाख लोगों की कॉपी इवैल्यूएट हो सकती थी? नहीं, थोड़ा सा लॉजिस्टिकली मुश्किल है। तो ये छांटने का प्रोसेस है। क्या ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा? ये तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराएगा। तुम 5,000 लोगों की लिस्ट में आ जाओगे ताकि तुम मेंस दे सको। इतना ही मुद्दा है। अगर तुम प्रीलिम्स में टॉप भी कर जाओ, फर्स्ट 200 में से 200 नंबर ले आओ तुम, जीएस में, सीसैट में भी तुम फोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए जो प्रीलिम्स की जो होड़ है, प्रीलिम्स के लिए जो झगड़ा है कि भाई मचा देंगे, प्रीलिम्स सेलेक्ट कर लेंगे, समथिंग क्वालिफाई कर लेंगे, और प्रीलिम्स के ही पढ़े जा रहे हैं, राइट। जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो 7 सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड हैं, सारा का सारा ध्यान, सारा रुझान उस तरफ लोग लगा देते हैं। और वही सबसे बड़ा रीज़न भी है बर्बाद होने के चक्कर में, राइट। कि हाँ उसमें महाज्ञानी बने जा रहे हैं कि पूछो कोई भी फैक्ट पूछो, नहीं वो चीज़, वो खेल नहीं है, वो जो मेन गेम है वो नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्रीलिम्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 13,000 की संख्या में पहुंचना, या जो भी मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे नंबर, जो भी आप कह लीजिए, डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है। ज़रूरी है कि हाँ उस 13,000 में आप पहुंचे, ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। पर क्या पूरी तैयारी प्रीलिम्स में लगा दोगे? नहीं, तो वो तो फिर सुसाइडल है, वो तो बर्बाद होने के तरीके हैं, राइट। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मेंस में सेलेक्ट होना, क्योंकि यहां सेलेक्ट होने के बाद तुम्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। इसका जीरो रोल है, मतलब इसका जो मार्क्स है उसका जीरो रोल है तुम्हारी फाइनल मार्कशीट में, फाइनल सिलेक्शन नंबर में, तुम्हारी रैंक में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम समझो कि मेंस में, अब मैं यहाँ पे देखो GS1 GS2 क्या होता है वो ऑलरेडी पीछे हम बात कर चुके हैं, तो वो रिपीट नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि टोटल अगर 1750 नंबर अगर लेट्स से मेंस में है, उसमें से अगर 750 नंबर आ जाए, पिछले 5 साल का डेटा तुम देखोगे तो रफली अगर 750 नंबर अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो पहली बात कि 750 का पड़ाव तुम्हारा पार होना चाहिए, बेयर मिनिमम अगर मैं कहूँ। डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे, कहीं 800 भी दिख रहा होगा, तो डिफिकल्टी लेवल पे ये बात डिपेंड करेगी, बट फिर भी रफली हम लेके चलें तो 750 नंबर। अब कोई मुझसे कहेगा कि सर 1750 में से 750 नंबर, ये तो 50% से भी कम है, राइट। 50% से भी कम है तो हम तो फोड़ देंगे, राइट। बट अभी मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा, जब तुम मेंस का सही में पेपर दोगे तुम रियलाइज़ करोगे कि ऐसा 10 नंबर का अगर सवाल है तो 5-6 नंबर स्कोर करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि 10 में से 10 आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो ये समझो कि जो 750 नंबर आ रहा है ये 90% ऑफ द होल गेम है। तो ये चीज़ अगर तुम समझ पाओगे तो तुम्हें 750 नंबर खेल नहीं लगेगा, वरना हर कोई क्वालिफाई ही कर रहा होता, ठीक है। तो खैर, तो हम समझेंगे कि 750 नंबर गेम है। अब बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा मार्कशीट देखते हैं कुछ टॉपर्स का, है ना। जिन लोगों ने मेहनत करी, सेलेक्ट हुए, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, राइट। बट ये सबब है हमारे लिए सीखने के लिए। आइए जरा देखते हैं कुछ टॉपर्स की मार्कशीट। जानबूझ के हम थोड़ा सा नाम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हम सिर्फ मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि क्या पॉइंट क्या है। तो आप देखिएगा
कि रिटन टोटल 878 एंड दीज आर टॉपर्स, राइट। तो रिटन टोटल 878, 750 था कट ऑफ मेंस में और 878 नंबर पे आप समझिए तो टॉपर है, राइट। रैंक 1 2 आप ऐसा मान लीजिए। सिमिलरली एक दूसरी मार्कशीट, टॉपर मार्कशीट हम देखें तो उसमें रिटन टोटल 859 मार्क्स आ रहा है। तो जो टॉपर है वो 750 से कितना दूर है? बहुत दूर तो नहीं, राइट, है ना। उसे ऐसा नहीं कि जो टॉपर है वो 1200 नंबर स्कोर कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। इनफैक्ट अभी रीसेंट 2021 की अगर मैं मार्कशीट आपको दिखाऊं तो 2021 के टॉपर में मार्कशीट आपको नजर आएगी कि जो टोटल जा रहा है रिटन टोटल, दिस इज 932 मार्क्स। 1000 भी क्रॉस नहीं हो रहा है, राइट। तो ये समझो यहाँ पे कि तुम्हारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन गेम है वो मेंस में है। 950 750 में तुम्हारा जो है मुश्किल से 200 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि पूरा का पूरा बैंड, ये 2000 लोग, जो उस 13,000 में से 2000 लोग इंटरव्यू देने गए, वो रफली 750 से 950 नंबर के बीच में। अब यहां पे मजे की बात यह है कि तुम 750 भी ला सकते हो, 760 भी ला सकते हो, 800 भी ला सकते हो, 950 भी ला सकते हो। यानी जो 200 नंबर का बैंड है यही पूरा खेल है। यानी कि तुम इसमें जितना पुश कर ले जाओगे तुम्हारे सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। एक और बात इसमें रियलाइज करो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, राइट। तुम्हें समझ में आएगी बात कि कट ऑफ जरा देखो तो मेंस का कट ऑफ 736 और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ 944। यानी 736 अगर अपने इंटरव्यू में 200 नंबर भी लाया होगा, 200 नंबर, तो वो मेंस की लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नहीं आया होगा। यानी इट इज नॉट इंटरव्यू, समझो इस बात को, इट इज नॉट एट ऑल इंटरव्यू, इट इज मेंस। कि यहां पे जो 750 के ऊपर है, 800 के ऊपर है, जब वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करेगा तो उसकी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो इंटरव्यू कैन हेल्प यू विद द रैंक, कि रैंक ऊपर नीचे करने में इंटरव्यू तुम्हारी मदद कर सकता है। बट सिलेक्शन जो है वो मेंस में नॉट ओनली कट ऑफ पार करना बट ऑल्सो हाई स्कोर इज समथिंग विच यू आर टारगेटिंग। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाई स्कोर चाहिए। खाली 2020 मत देखो, एक और तुम्हें मैं ईयर दिखाता हूं। 2021 पे अगर हम आए तो 2021 में 745 मेंस का कट ऑफ, और फाइनल अगर कट ऑफ आप देखिए तो 953, राइट। 200 नंबर भी पालोगे इंटरव्यू में तब भी लिस्ट में नहीं आओगे। बात समझ में आ रही है ना? एंड 200 इज डेफिनेटली हाई मार्क्स, राइट। तो द पॉइंट इज कि मेंस में ही फोड़ना पड़ेगा, मेंस में इतना कर लो। और मेंस और इंटरव्यू में के बीच में अच्छा खासा दरमियान है, अच्छा खासा समय है, अच्छा खासी दूरी है, और उसमें इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है। तो पहली बात तो ख्याली पुलाव निकाल दो कि इंटरव्यू में पूछेगा हमसे कि तुमने जीवन में क्यों किया, तो हम क्या बताएंगे, राइट, है ना। वो ये पूछेगा तो हम ये कहेंगे, वो पूछेगा वो कहेगा, इंटरव्यू का वीडियो देखे जा रहे हो। ये सब ख्याली पुलाव जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा टारगेट ना प्रीलिम्स है और ना ही इंटरव्यू है, तुम्हारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ मेंस। इनफैक्ट मैं तुम्हें मार्कशीट एक और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे वापस आओ जरा तुम मार्कशीट में इनफैक्ट अब देखिए तो ऐसा कोई टॉपर बहुत स्कोर, मतलब 200 नंबर नहीं है, 173 मार्क्स है यहाँ पे इंटरव्यू में। सिमिलरली इसके पीछे की मार्कशीट आप देखिए 2020 में, अगर आप थोड़ा आइए तो 2020 में फिर से देखिए तो 176 मार्क्स, हालांकि यहाँ 193 मार्क्स। बात समझ में आ रही है ना। तो इंटरव्यू इज नॉट द गेम चेंजर। गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर है मेंस का मार्क्स। मेंस में अगर तुम सही स्कोर कर ले जाओ, जरा अब थोड़ा सा मुद्दे की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कानों को बिल्कुल खोल के सुनो कि हाँ जो है तुम एसए में अगर 132 के आसपास, 130 के आसपास हो तो मतलब तुम टॉपर के मार्क्स के आसपास हो। यानी एसए में 150, 130 के ऊपर स्कोर करना चाहिए। सिमिलरली जीएस पेपर में अगर आप देखिए तो हर पेपर में 100 रफली, तो 100 के ऊपर हर पेपर में स्कोर करना चाहिए जीएस के पेपर में। यानी 400 प्लस 450 के आसपास यहां पे स्कोर आना चाहिए। यहां भी 100 राइट, है ना, और आगे भी 100 तो रफली 450 इज अ गुड स्कोर। सिमिलरली ऑप्शनल अगर हम देखें तो ऑप्शनल में 300 एक नंबर है जो आपको पार करना है, थ्रेशोल्ड। सिमिलरली यहां भी आप देखिए 138, 146, क्लोज टू 300, 280 नंबर, है ना। आप कहेंगे सर अगली मार्कशीट नहीं दिखाई आपने, अगली भी देखिए। एसए में अगेन 130 के आसपास, एंड दीज आर लाइक टॉपर्स, रैंक 1 2 ऐसे, राइट। सिमिलरली जीएस में देखिए तो जो है आपके मार्क्स काफी ज्यादा हैं, 119, 128, 108, 139, वेरी गुड। 100 के ऊपर, जितना ऊपर उतना अच्छा। तो जितना आप 450 उसको क्रॉस करेंगे, आपके मेंस में चाहे सर्वाइव करने के या सेलेक्ट होने के, रैंक बनाने के उतने बढ़िया तरीके, उतना बढ़िया चांसेस। प्लस
ऑप्शनल अगेन 306 नंबर। मुझे अपना कनिष्क कटारिया जी का डिस्कशन याद है। तो कनिष्क जो है, कनिष्क जी कह रहे थे कि जो है मैं मैथ्स में, उनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, वो कह रहे थे कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैंने इसे लिया बिकॉज मैथ्स में काफ़ी स्कोर कर सकता था एंड आई वॉज टारगेटिंग 380 मार्क्स समवेयर, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो 380 मार्क्स को कुछ टारगेट कर रहे थे एंड ही वॉज एबल टू स्कोर 360 मार्क्स इन ऑप्शनल। 361 समवेयर उनका स्कोर है। तो सोचो 300 जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इज अ गुड नंबर, तो अगर कोई 361 स्कोर करेगा तो क्या हम मान सकते हैं कि हाँ वो रैंक 1 तो है ही। वो यही नंबर डिसाइड कर दे रहा है कि भाई अगर यहां तुम 100 के ऊपर हो गए और यहां पे अगर 361 है तो भाई ये रेसिपी है ये रैंक 1 बनने की। तो तुम्हारा टारगेट ये नहीं कि सर प्रीलिम्स का कट ऑफ 87 नंबर है, 88 कैसे आएगा ना। तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन में अपनी तैयारी में कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, राइट जिसमें पहले शपथ तुम्हें खाना है कि तुम रैंक 1 की तैयारी कर रहे हो। तुम मीडियोकर तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं तैयारी करो कि किसी तरह कट ऑफ पार हो जाए कूद के, राइट तुम ये तैयारी यहां नहीं करने आए हो। तुम सब में जो भी जिसमें दृढ़ संकल्प पॉसिबल है, जो टाइम डिवोट कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, राइट उन सब में उतना पोटेंशियल है कि वो रैंक 1 बन सकता है। रैंक 1 बनने कोई दूसरी दुनिया से नहीं आ रहा है, मार्स से किसी को लेकर नहीं आ रहे हैं। आप ही में से कुछ होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और रैंक 1, 2, टॉप 10 और मैं तो कहूँगा सारे ही टॉप 100 में सारे ही लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। उसमें कोई स्पेशल सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपकी मेहनत ही आपकी सुपर पावर है, राइट मैं तो मेहनत को, हसल को ही सुपर पावर मानता हूँ कि अगर तुम मेहनत कर सकते हो, अगर घंटों बैठ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, राइट लगन अगर तुम में है, दृढ़ निश्चय है, तो हाँ वो सुपर पावर है और तुम रैंक 1 बनने के लायक हो और तुम रैंक 1 बनोगे। इनफैक्ट तुम्हें अपनी कॉपी के, अपनी टेबल के आगे ऐसा लिख लेना चाहिए कि मैं अभिषेक श्रीवास्तव 2023 रैंक 1, मैं नहीं तुम्हारा जो भी नाम है, कि हाँ विशाल मिश्रा जो है, आकृति श्रीवास्तव, जो भी आपका नाम है, कि मैं विशाल मिश्रा रैंक 1 2023 2024, ऐसे करके आपको आगे लिख लेना चाहिए। अपना ध्येय क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे नंबर बनने नहीं आए, फॉर्म भरने नहीं आए कि 5 लाख लोग फॉर्म भरते थे हम भी भर दिए। ये तुम्हारा यहाँ पे जो है गणित नहीं है, तुम्हारा एम नहीं है। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा एम है कि तुम रैंक 1 बनने आए। मीडियोक्रिटी इज नॉट समथिंग विच यू आर टारगेटिंग ओवर हियर, राइट इट शुड बी अ सुपर गेम। और सुपर गेम खेलने के लिए सबसे पहली चीज सेट करो कि जाना कहाँ है, राइट है ना भाई, कहते हैं ना कि हाँ चांद पे निशाना लगाओ तो तारों पे तो लगेगा ही कम से कम, तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे कुछ टारगेट सेटिंग, पहली चीज जो तुम्हारा टारगेट है कि 2024 2023 जिस साल भी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो उस साल के रैंक 1 तुम ही हो। पहले तो ये डिसाइड कर लो, आज ये शपथ खा लो कि मैं ही हूं, मैं ही बन के रहूंगा। रेसिपी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी सेटिंग ये नहीं कि प्रीलिम्स पार करना है, दूसरी सेटिंग ये है कि एसए में 150 नंबर चाहिए तो चाहिए, राइट आप और एम्बिशियस भी जा सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा नंबर बता रहा हूं यहाँ पे। तो 150 नंबर एसए में चाहिए तो चाहिए। जीएस पेपर में मैंने अभी 1 2 3 4 4 जीएस आपको दिखाए, हर किसी में 100 नंबर प्लस आप स्कोर करेंगे तो हाँ 460 इज अ गुड स्कोर। मैं कहूंगा कि तुम 500 टारगेट करना चाहो 500 टारगेट करो। सिमिलरली ऑप्शनल में 280 से 330 डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शनल कहाँ तक जा सकता है। भाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत स्कोर हो सकता है, बट हो सकता है कोई ह्यूमैनिटी ऑप्शनल हो, उसमें थोड़ा कम स्कोर हो सकता है। बट 300 तो मैं कहूँगा बेयर मिनिमम, और 350 तक भी टारगेट कर सकते हो तो लिख लो भाई कि हाँ ये टारगेट है मेरा, 350 नंबर लाने हैं तो लाने हैं। अगर ये तुम्हारा टारगेट है और तुम इस चीज़ पे काम करने लगो, एवरीथिंग एल्स विल फॉल टू प्लेस। सब कुछ सही होने लगेगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। लोग यहां पे पहुंचने में समय लगा देते हैं कि टारगेट तो ये सेट करना था, और वो टारगेट सेट कर रहे थे कि हाँ मैं एमसीक्यू कितनी जल्दी क्या कर लेता हूं, मैंने जिंदगी में कितने एमसीक्यू लगा लिए, मैंने कितने फैक्ट्स रट लिए हैं, मैंने नोट्स कितनी कॉपी बना ली है। वो कुछ अलग मैट्रिक्स डिसाइड कर रहे हैं। ये मैट्रिक है जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, यही गोल है, यही चेज करना है। अगर तुमने ये बात समझ ली तो हाँ तुम इन हो, तुम सेलेक्ट होने लायक हो। जो भी सेलेक्ट हुआ है वो बिना इस बात को समझे सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है तो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट में समझ में आता है कि अच्छा सिलेबस पढ़ लिया, ओहो अच्छा ये करना था, तब वो सेलेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को शायद कभी समझ में नहीं आता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट मैं चाहूँगा कि भाई तुम पीडब्ल्यू के साथ हो तो यू शुड नो कि तुम क्या टारगेट कर रहे हो।
नाउ डेफिनेटली इट कम्स विद कि हाँ आप मेंस सिलेबस पे टारगेट फोकस करें, पूरा का पूरा मेन सिलेबस पे फोकस करें, पूरा का पूरा मेन सिलेबस कंप्लीट करें। आंसर राइटिंग इज समथिंग, मैं लास्ट में बात करूंगा थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में, राइट, कुछ बातें हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी सी मुझे बात कहनी है कि आंसर राइटिंग इज समथिंग जो इन दी एंड, क्योंकि इन दी एंड लिखना है, तुम कितना भी जमीन दुनिया का पढ़ लो, इन दी एंड तुम्हें कॉपी पे लिखना है, नंबर उसी का मिलना है। तो तुम कितना अच्छा लिख सकते हो, तो ज्ञान एक तरफ हो गया और उस ज्ञान को कॉपी पे प्रोड्यूस करना दूसरी बात हो गई। अगर ये नहीं आता है तो सारा का सारा ज्ञान धरा हुआ है, राइट, किसी काम का नहीं। तो ज्ञान को एक्सप्रेस करना इज अनदर प्रॉब्लम विच यू नीड टू सॉल्व, विच यू नीड टू प्रैक्टिस। लोग इसे नजरअंदाज करके घूम रहे हैं, जो जिस पे नंबर मिलना है उसकी प्रैक्टिस नजरअंदाज करके घूम रहे हैं। सवाल समझ नहीं आ रहा है, आंसर कुछ भी लिखे जा रहे हैं, राइट, फिर कह रहे हैं अच्छा सवाल ही ये नहीं था। बहुत कॉपीज में चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ पूछा गया था कि हाँ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी समझाइए, वो डिक्लाइन ऑफ मुगल समझा रहे कि हाँ मुगल में ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। सवाल ही ये नहीं है भाई, सुन तो लो, राइट, पूछा ही नहीं था उसके बारे में। पूछा गया कि पानीपत पे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, अर्थ जो है ये डायनेस्टी शैटरिंग जो है, लड़ाइयाँ पानीपत पे क्यों होती हैं, समझा रहे हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई यहाँ हुई थी, दूसरी यहाँ हुई थी, तीसरी। अरे सवाल ही ये नहीं है, राइट। तो सवाल समझना और अकॉर्डिंगली अपने अपने ज्ञान को उस पर पिरोना, ये खेल है, इंपॉर्टेंट खेल है, सीखना पड़ेगा तुम्हें, राइट। और इस खेल में ऐसा कुछ भी नहीं जो टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। सिंपल सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। खैर, तो हमने टारगेट समझा, फिर से एक बार बता दूं मैं कि रैंक 1 टारगेट कर रहे हो, एसए में 150 नंबर, हर जीएस पेपर में 100 के ऊपर 450 नंबर प्लस, ऑप्शनल में 300 के नंबर आपके पास टारगेट है, और फोकस पूरी तरह हमेशा मेंस पे रखना है। चलिए, तो खैर अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाते हैं एंड समझते हैं कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास एक ही चीज है देने के लिए, वो है समय। समय दे सकते हो तुम, है, राइट। अब पहला एक और जो मूल मंत्र है वो ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कितना समय चाहिए। बहुत रेलेवेंट सवाल तुम लोग पूछते हो एक, बट गलत तरीके से पूछते हो और तुम्हारा इंटेंट बड़ा गलत होता है, राइट। वो क्या सवाल है, सर कितने घंटे दिन में पढ़ना है। आज तुम्हें ये बताने वाला हूं मैं कि तुम्हें कितने घंटे दिन में पढ़ना है, राइट। जिसको टेक्निकली मैं कहता हूं इन्वेंट्री, कि भाई इन्वेंट्री क्या है तुम्हारी, कितने घंटे दिन में पढ़ोगे। तो ये पहले तुम डिसाइड करो कि तुम कितने घंटे पढ़ोगे, फिर समझ में आएगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री कोई कहेगा सर हम फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, हम जो है डेली 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जहाँ तक खींच सकते हैं खींचिए, है ना। कहीं पे अगर लगेगा कि थोड़ा सा थक गए तो ठीक है, आराम कर लीजिएगा, इट्स ओके। कोई कहेगा नहीं सर हम 5-6 घंटे पढ़ेंगे, डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, तो फिर तुम्हें समझना पड़ेगा कि जा कहाँ रहे हो, किस किस चीज़ को ढूंढने निकले हो तुम, है ना। कि हाँ सत्य की तलाश है, दूर आकाश है, तो जरा समझना पड़ेगा कि वो सत्य क्या है और आकाश कहाँ पे है। सुनाओ, तो ये थोड़ा सा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बट उसके पहले समझिए कि वेरिएबल्स क्या है। इस पूरे डिस्कशन में क्या चीज़ें तुम्हें कॉन्कर करनी है, क्या चीज़ें तुम्हें जीतनी है। तुम्हें जीतनी है वो जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, राइट, चाहे वो कोर हो चाहे बाकी हो, तो जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तुम्हें। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, राइट, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ना है। तो एक तो भाई ये 2 चीज़ें, अब दोनों को अलग कर दिया मैंने, बट फिर भी ठीक है। तो जीएस के कोर टॉपिक और उसके बाद जीएस के बाकी टॉपिक, जनरल स्टडीज़। उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप कहेंगे सर हाँ ये तो पता है हमको, हाँ तो मुझे पता है, तुम्हें पता है, जीएस और ऑप्शनल ये पूरा पढ़ना है। बट हम बात यहाँ पे कर रहे हैं क्वांटिफिकेशन की, समझो इस बात को। चौथा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी। अब ये बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज फैक्टर है। सर आपने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छा समझ में आया, बस। अरे नहीं दोस्त, मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। तुम सीख गए, तुम्हें लग रहा है कि मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छी बात है। बट क्या तुम उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो? क्या तुम्हें सेल्फ स्टडी के बिना, क्या तुम उसको सब्जेक्ट को बिना खुद पढ़े आगे बढ़ सकते हो? नहीं दोस्त, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना सेल्फ स्टडी करे, बिना उस सब्जेक्ट को खुद अपना बनाए, बिना मेरे दिया हुआ कंटेंट को खुद पढ़े हुए, बात नहीं है। उसे रिप्रोड्यूस करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी, तुम काफ़ी हद तक 50-60% अप्लाई भी कर ले जाओगे, लेकिन जो 100% एप्लीकेशन जो चाहिए वो तब आएगा जब तुम उस सब्जेक्ट को खुद अपना बना लोगे, उस सब्जेक्ट को एसिमुलेट कर लोगे, तुम्हारे खून में बहने लग जाएगा। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें महाज्ञानी बनना है, नहीं नहीं, महाज्ञानी का गेम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को समझना, जो पढ़ाया गया है उतना अपने अंदर एसिमुलेट करना, दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें माइंड मैप्स, कि हाँ भाई
टाइम फ्रेम में कि हाँ भाई मॉडर्न अगर हम जो है शुरू कर रहे हैं लेट से 325 से 250 या 325 से 200 की कहानी अगर हम पढ़ रहे हैं, बीच में अशोका आ रहा है, तो इस टाइम फ्रेम में क्या क्या चीजें हो रही है, इसमें कोई ईयर नहीं रटना, लेकिन इस टाइम फ्रेम में क्या क्या हो सकता है, पॉलिटी किस तरफ जाएगी, इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अर्थशास्त्र क्या बातें कर रहा है, मेगास्थनीज क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सारा फैक्टर इस टाइम फ्रेम में समा जाना चाहिए। और जब तुम इसे खुद अपनी कॉपी में टाइम फ्रेम में बना दोगे, गेम तुम्हारा है। फिर तुम कहोगे सर हिस्ट्री इतनी आसान थी क्या, कोई पहले क्यों नहीं बताता। खैर एनीवे, तो सेल्फ स्टडी इज द की, बिना सेल्फ स्टडी के गेम नहीं जीत सकते। चौथा फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसके बाद लोगों के प्लान में से रिवीजन नहीं है ना, इधर पढ़े जा रहे हैं उधर भूले जा रहे हैं। राइट सर, पहले बड़ा समय आ गया था, अब वो सब्जेक्ट पढ़े वो 3 महीना हो गया, अब कुछ भी याद नहीं है। तो अगर रिवीजन नहीं किया तो तुम नहीं याद कर सकते, दैट इज वेरी ह्यूमन। इंसान है भाई हम लोग, ऐसा कोई फरिश्ते तो है नहीं। तो रिवीजन भी इंपॉर्टेंट, तो भाई आपका 5वां फैक्टर। देन मोस्ट ड्रेडेड करंट अफेयर, क्या यूपीएससी की परीक्षा करंट अफेयर बेस्ड है? हाँ भाई हाँ, बार बार हाँ, हाँ भाई है। तो ये पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, सिमुलेट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और मेंस की प्रैक्टिस, तो ये टोटल अगर ये 8 फैक्टर हम समझें, यहाँ पे 8 वेरिएबल्स, इन पूरे 8 वेरिएबल्स को संभाल लिया तो गेम बन गया। अब क्या है कि ये बातें, बहुत सारी बातें बाद में समझ में आती हैं, तब तक बहुत बाद हो गया होता है, देर हो गई होती है, राइट, 2-3 अटेम्प्ट बीत गए होते। ये बात जरूरी है कि तुम आज समझो। अभी भी इसमें जरा एलोकेट करते हैं समय, क्योंकि तुम्हारे पास, मैंने कहा ना, देने के लिए क्या है, राइट, देने के लिए तुम्हारे पास समय है। अब समझो, नाउ दिस इज अ रफ एस्टिमेट, डिपेंड करता है तुम्हारी पढ़ने की स्पीड क्या है। तो तुम समझो कि जीएस के सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज अगर हम कहें, कोर और जो है रेस्ट मिला के, तो लगभग 600 से 800 घंटे का कंटेंट हम लोग पढ़ाएंगे आपको पीडब्ल्यू पे, राइट। 600 से 800 घंटे का कंटेंट है ना। अब कोई लोग जो है इसमें कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन हाँ 600 से 800 घंटा जो है हम आपको पढ़ाएंगे। एक एक सब्जेक्ट, एक एक जो है टॉपिक, एक एक चीज पूरी तरह से आपको पढ़ाई जाएगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा। अब 800 घंटे का कंटेंट प्लस ऑप्शनल, ऑप्शनल रफली एवरेज अगर तुम देखोगे तो ऑप्शनल 200 घंटे पढ़ाया जाता है, यानी कि ये टोटल लगभग 1000 घंटे का तो कंटेंट है, ये पढ़ना है तुम्हें। अब वही ये प्रॉब्लम जहां पे है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोगों को मजा आने लगता है कि हाँ सर वीडियो आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाते रहिए, तो वो पढ़े ही जा रहे हैं, वीडियो ही देखे जा रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट वीडियो। अब कोई कोच, तुम फुटबॉल खेलने गए हो और कोई कोच कहे कि हाँ दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, राइट, है ना, ऐसे दौड़ते ही रहोगे तो एक दिन जाके कोच से पूछोगे सर फुटबॉल कब मारेंगे, है ना, खेलने का मौका आप कब देंगे, दौड़ाए ही जा रहे हैं आप, राइट। तो जो दौड़ रहे हो ना वो वीडियो है, राइट। खेल कब रहे हो, खेल जो रहे हो वो प्रैक्टिस है। तो तुम खेलने आए हो, दौड़ने नहीं आए हो। तो ये वीडियो अगर देख देख के खुश हो रहे हो, तुम हमारी क्लासेस अगर अटेंड कर करके खुश हो रहे हो, तो दोस्त समझ में तुम्हें बहुत अच्छा आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे गेम बनेगा नहीं, जब तक उसे खुद नहीं समझोगे गेम बनेगा नहीं, राइट। तो यस जो है ये 800 घंटे हम जो पढ़ाएंगे, 1000 घंटे जो पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ खुद पढ़ना। तो अगर ये 1000 घंटे कंटेंट हम दे रहे हैं तो 500 घंटे का कंटेंट, 500 घंटे तुम्हें खुद लगा के उसको, सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अपना बनाना पड़ेगा। अब ये 500 घंटे लगाने के बाद रिवीजन भी लगता है। अब रिवीजन मान लेते हैं 5 सेट ऑफ रिवीजन, जो कि ज्यादा हो जाएगा, बट धीरे धीरे आगे जाके टाइम कम हो जाता है। तो रफली 500 घंटे इस पे भी एलोकेट कर दिए। तुम कहोगे सर ये ज्यादा हो रहा है, तो 2000 घंटा कुछ पहुंच गया, ज्यादा हो गया, है ना। नहीं ज्यादा नहीं, तुम्हें लग रहा है खाली कि ज्यादा है, ठीक है ना। और ये एक और बात, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये जो है डिमांड करता हो, समय की सबसे ज्यादा डिमांड करता है। तो खैर, तो रिवीजन में समझ आएगा। करंट अफेयर रफली मैं 500 मान ले रहा हूँ, बट हम एलोकेट ज्यादा कर लेंगे कि हाँ डेली मान लो तुम दे रहे हो 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, तो उस हिसाब से मान लेते हैं कि 500 घंटे करंट अफेयर में। नाउ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, तो मैं कह रहा हूं कि 50 मॉक लगाने में 2 घंटे के लगेंगे 100 घंटे, और 100 घंटे का उसका एनालिसिस, तो 200 घंटे। सिमिलरली मेंस का अगर तुम देखोगे, 5 मॉक दोगे 7 पेपर के, तो 7 5 35 और 3 घंटे का एक पेपर होता है, तो 105 घंटे, इसे रफली 130 कर लिया है, तो 130 घंटे यहाँ। और मैंने डेडिकेट किया है आंसर राइटिंग को भी। तो मेंस की जो है टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग, ये सब करके रफली 28 घंटे की इन्वेंट्री मांग रहा है। पहले तो ये समझ लो। अब बाद में लोग शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं, सर मेरा रिवीजन नहीं हो रहा है, सर मैंने कभी मेंस का टेस्ट दिया ही नहीं है, कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी समझा ही नहीं कि समय कितना चाहिए था।
आज तुम इसलिए परेशान नहीं हो कि तुम्हारा जो है कोई पार्ट रह गया है या तुमने कुछ छोड़ दिया है, तुम इसलिए समझ परेशान हो कि तुम्हें लग रहा था कि तुमने बहुत टाइम डिवोट कर दिया है या टाइम सफिशिएंट दे दिया है, बट जो एक्चुअली तैयारी डिमांड कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा 2800 घंटा ही, ये थोड़ा सा टेंटेटिव फिगर तुम मान लो, तुम्हारी अगर पढ़ने की स्पीड ज़्यादा है तो कम लगेगा, राइट है ना, जो है अगर तुम्हें पढ़ने की स्पीड कम है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट फिर भी रफली अगर तुम लेट्स से इसे 2500-2600 भी ले लो, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इतना इन्वेस्टमेंट ये तैयारी मांग रही है तुमसे। और अगर ये तैयारी ये इन्वेस्टमेंट मांग रही है और तुम नहीं दे रहे हो, तुम पढ़ रहे हो 1 घंटा एक दिन में, तो 300 दिन में 300 घंटे पढ़े तुमने, तो तुम समझ सकते हो कि फिर ये थोड़ा सा लंबा खेल है, तुम कई साल खेलते रहोगे और तुम्हें लगेगा क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, रोज तो पढ़ता हूँ 1 घंटे। तो ये 1 घंटे का गेम नहीं है, ठीक है। अब कितने घंटे का गेम है, आइए वो भी समझते हैं। तो पहली बात हमने समझी कि हाँ ये डिमांड कर रहा है। अब जरा ये डिमांड समझते हुए प्लान बनाते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। कहानी बढ़ाते हैं। तो पहले बना रहे हैं हम 2023 का प्लान। 2023 के प्लान में जरा कुछ हेडिंग्स पहले समझाऊंगा मैं तुम्हें। मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। प्लान अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ, तुम नवंबर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे ये प्लान तुम्हें अपने लिए खुद बनाना है। मैं तुम्हें पूरा बना के दिखा रहा हूँ एक बारी, कैसे बनता है क्या होता है ये दिखा रहा हूँ एक बारी। इसके बाद तुम्हें समझना है कि तुम्हें भी अपनी मे बी एक्सेल शीट पे, गूगल शीट पे, रफ पेपर पे, कैसे भी तुम्हें ये प्लान अपने लिए बनाना होगा कि ये हम करेंगे। बाकी हमारे जो बैचेज होंगे, पीडब्ल्यू बैचेज होंगे, उसमें ये ऑटोमेटिकली सब अलाइंड होगा, इसमें बहुत टेंशन की बात आपको नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम खुद प्लान बनाना चाहो अपने लिए बना सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है। तो खैर, तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो मैंने महीने इधर महीने लिखे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, इस तरह से मंथ्स लिखे हुए हैं। और इधर जो है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 1 पे अगर मैं हिस्ट्री कल्चर जैसे अपने सब्जेक्ट अगर मैं लेके चलूँ तो हम कितना टाइम लेंगे उसको पढ़ाने में, वो भी लिखा हुआ है उस महीने। तो हिस्ट्री कल्चर पे एलोकेट कर दिए, मान लीजिए मैंने 50 घंटे इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है, मंथ 1 मंथ 2 मान लो। सिमिलरली खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 50 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ तो 25 घंटे तुम भी पढ़ोगे ना, तो 25 घंटे तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम दे दिया यहाँ पे। सिमिलरली दूसरा सब्जेक्ट जो तुम चालू कर सकते हो वो हो सकता है ज्योग्राफी, राइट। अब ज्योग्राफी हम जो पढ़ाएंगे लगभग मान लो इस महीने 40 घंटे हम पढ़ा देंगे, पर उसको सेल्फ स्टडी भी करोगे लगभग 20 घंटे। अब ये तुम कहो सर हमें 25 लगेगा, तुम 25 लिख देना। तुम कहो नहीं सर हमें 10 ही लगेगा, तो 10 लिख देना। जितना भी तुम्हारी पढ़ने की स्पीड है उस हिसाब से बदल लेना। इसके बाद जरा बाकी के 3 एलिमेंट्स देखो। इस महीने का करंट अफेयर का टाइम, इस महीने कितना प्रैक्टिस करूंगा, इस महीने कितना रिवीजन पे टाइम दूंगा, ये सब कुछ अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, वरना बाद में होंगे क्या सरप्राइजेस, चमत्कार कि आह ये भी नहीं आता, रिवीजन ही नहीं किया है, याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे चमत्कार तुम्हें बाद में ना देखने को मिले कि सर हिंदू तो पढ़े ही नहीं, कभी करंट अफेयर कभी देखा नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, करंट अफेयर पे, सब पे टाइम एलोकेट किया जाए। अब मैं क्या लेके चला हूं यहां पे, रफली मैं लेके चला हूं 6 से 7 घंटे का एवरेज, 6 से 7 घंटे। और ये 2023 की बात हो रही, 2023 का पेपर आने वाला है, तो इसे थोड़ा सा एग्रेशन, 6-7 घंटे तो भाई पढ़ना पड़िए आप, राइट। तो 6-7 घंटे अगर आप देना शुरू करेंगे, या एवरेज, जैसे कि आप कहो सर हम तो वर्किंग प्रोफेशनल है, डेली 6-7 घंटे कैसे देंगे, है ना। तो वर्किंग प्रोफेशनल हो दोस्त, बट पेपर सेम आने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो तुम ऐसा करो कि मंडे टू फ्राइडे में भी थोड़ा सा कम कर लो, बट सैटरडे संडे मचा दो। तो अगर 6-7 घंटे का एवरेज है, 7-7 49, यानी कि हफ्ते में, एक हफ्ते में 45 to 50 आवर्स की इन्वेंट्री तुम्हारी होनी चाहिए। अब वो तुम चाहे मंडे टू फ्राइडे कम करो, सैटरडे संडे ज़्यादा पढ़ो, डेली 6-7 घंटे पढ़ो, जैसे भी पढ़ना चाहो। और मैं ये बहुत कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, सोचो 6-7 घंटे वाला अगर मचा सकता है तो जो 10 घंटे पढ़ लेगा वो और मचा देगा, जो 12 घंटे पढ़ेगा बढ़िया कर लेगा, वो ज़्यादा चीज़ें कर सकता है ना। अब ज़्यादा चीज़ें करने का मतलब ये नहीं कि रिसर्च करने लगो, पीएचडी करने लगो। जो हम जो कंटेंट ऑफर कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी अभी आप देखेंगे आगे जाके, कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कि हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं या आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। एक सोर्स, एक सब्जेक्ट, राइट। मैक्सिमम एक और थोड़ा बहुत कुछ रेफर करना हो, इतना ही फॉलो करना है। एक सब्जेक्ट, एक सोर्स, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। और ये करते करते ये भी खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी, राइटिंग भी हो जाएगी, महारत हासिल कर लोगे। तो खैर, तो अब अगर तुम देखो तो अक्टूबर में अगर तुम हिस्ट्री कल्चर अगर सॉल्व कर लो, या नवंबर में इसको लेके चल ले, तो हिस्ट्री कल्चर खत्म हो जाएगा, इधर पैरेलली ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी पॉलिटी पैरेलली खत्म हो सकता है, फिर आपका इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन
इन्वायरमेंट के बाद आप साइंस एंड टेक इसमें और जोड़ लीजिए, ये खाली जो है साइंस एंड टेक डाल दीजिए, क्योंकि पहली मैं तैयारी क्या कर रहा हूँ, 2023 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा हूँ मैं। तो जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स आते हैं, अब तुम कहोगे सर ये बात तो कर रहे थे कि सर मेंस पढ़ो फिर प्रीलिम्स पढ़ाने लग गए। रीजन कि 2023 में प्रीलिम्स में जितना टॉपिक आता है, ये सारी जो कोर टॉपिक जो हैं, इनको पढ़ो प्रीलिम्स कम मेंस। ऐसा पढ़ो एग्जॉस्टिव कि तुम्हारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों पूरा पढ़ लो। ये नहीं कि खाली मेंस या खाली प्रीलिम्स, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो ये पूरा सब्जेक्ट खत्म कर डालो, इससे तुम्हारा प्रीलिम्स भी सॉल्व हो जाएगा, मेंस भी सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसे टॉपिक 2023 वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। देखो तुम डेफिनेटली कोई ऑल्टरनेट पाथ चूज कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन समझो कि जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है, वो टॉपिक हम रखेंगे आफ्टर प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि अब समय की थोड़ी सी पॉसिटी कहेंगे हम। बात समझ में आ रही है? या तो कंटेंट ही पढ़ते रह जाओ, बाकी चीजें नजरअंदाज कर लो, वो भी ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। बट फिलहाल तुम समझो कि जैसे ऑप्शनल अभी ना लेकर हम मेंस की बात कर लेंगे, समय है हमारे पास। एथिक्स, बाकी की जो मेंस के टॉपिक्स है जैसे गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब यहाँ प्रीलिम्स की बात कर लेंगे। तो मई में जब प्रीलिम्स हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद ये बाकी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसके पहले हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जाएं, राइट। अब सिमिलरली पहले मैंने करंट अफेयर पे थोड़ा सा कम टाइम रखा, फिर मैंने टाइम डिवोट कर दिया कि करंट अफेयर हर दिन आप 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपके पास इन्वेंट्री है उस हिसाब से करंट अफेयर पे टाइम दीजिए। प्रैक्टिस पे कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता है कि सैटरडे संडे 20, मतलब टोटल अगर आप 20 घंटे महीने में दे रहे हैं तो सैटरडे संडे आप रख लीजिए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। सैटरडे को करो रिवीजन और संडे को करो टेस्ट, तो तुम्हारा रिवीजन भी होता रहेगा, टेस्ट भी होता रहेगा, तो तुम्हारी दोनों फैक्टर यहाँ पे निकलते रहेंगे। अब इनिशियली रिवीजन का टाइम कम करके प्रैक्टिस का बढ़ा भी सकते हो। अब ये टाइम एलोकेशन करने के बाद तुम देखो कि टोटल जो तुम्हें घंटे चाहिए 200, और हम 200 की इन्वेंट्री लेके चलें, और ये इन्वेंट्री अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हो, तुम जल्दी खत्म कर सकते हो, राइट। तुम्हारे हाथ में ये चीज़ें, तुम करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा है। सिमिलरली अगर तुमने इन्वेंट्री कम करी तो ये और एक्सपैंड हो जाएगा, तो तैयार कर पाना मुश्किल होगा। तो 6 से 7 घंटे इज अ गुड टाइम, 6 to 7 आवर्स। नाउ ये जो हमारा टारगेट है, ध्यान से देखो, ये टारगेट है मार्च तक का। अप्रैल और मई में 60 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी, मात्र प्रीलिम्स की तैयारी। अब इस महीने अप्रैल में 20 मॉक करो, एनालाइज करो। मई 28 को पेपर है, 20 मॉक और एनालिसिस। एंड तुम यहां पे देखो तो कुछ पढ़ाई और नहीं कर रहे, खाली थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा तो ठीक, ना पढ़ा तो ठीक, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 80-80 घंटे दे दिया, राइट। 20-20 पेपर लगा लिया हमने, और 160 घंटे रिवीजन, 160 घंटे रिवीजन। इतना करने के बाद, राइट, ये सब कुछ ठीक से पढ़ने के बाद, एसिमुलेट करने के बाद, सेल्फ स्टडी करने के बाद, अगर 160 घंटे रिवीजन दे दिया तो इसमें 7-8 बार तुम रिवाइज कर सकते हो। 320 घंटे रिवीजन, प्रीलिम्स तुम्हारा तय। एक और बात, यहाँ पे 2 महीने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, राइट। तो टाइम मैंने 250 घंटे दे दिया कि डेली 8-9 घंटे पढ़ो, राइट। तो फिलहाल तो 160 घंटे ये सफिशिएंट टाइम है जिसमें तुम पूरा प्रीलिम्स का दोबारा रिवाइज कर लोगे, 5 बार 6 बार और रिवाइज कर लोगे, और प्रैक्टिस भी खूब कर सकोगे। 40 पेपर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके अलावा तुम चाहो कि हाँ ज़्यादा लगा लूँ और प्रैक्टिस कर लूँ, बहुत अच्छा है ना। तो ये 40 कम से कम तुम्हें टारगेट करना चाहिए। अब ये करने के बाद हर हाल में तुम प्रीलिम्स करोगे क्वालिफाई। अब बात आती है अब क्या किया जाए। अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तुम अगर ऑप्शनल के 200 घंटे पढ़ना चाहो, ये भी संभव है। उसमें 100 घंटे का सेल्फ स्टडी करना चाहो, ये भी संभव है, कैलकुलेशन दिख रही है यहाँ पे, राइट। प्लस 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 जो आपके मेंस के टॉपिक्स हैं, एथिक्स हो गया, बाकी मेंस के टॉपिक्स हो गए, ये सब सॉल्व करना चाहो, ये भी संभव है। उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी दे रहा हूँ मैं, करंट अफेयर पे टाइम एलोकेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हर महीने, और रिवीजन में भी 80-80 घंटे, इवन आखिरी महीने में 75 घंटे, तो अच्छा खासा टाइम रिवीजन पे भी एलोकेट कर रहे हैं। और इसके थ्रू बड़े ही आराम से आप मेंस में भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में 2023 अभी भी तैयारी शुरू करोगे तो 2023 क्वालिफाई कर सकते हो। गेम चेंजर है ये, राइट। अब तुम इसमें देखो, ये ऑप्शन नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाऊं, मैंने तुम्हें PDF भी दे दिया,
मटेरियल दे दिया और कहा कि इसको पढ़ो, इसी को पढ़ना है, और तुम उसमें डॉक्यूमेंट्री देखो कि राइज ऑफ ऑटोमन कैसे हुआ था, तो अशोका मूवी देखेंगे बैठ के, ये सब तुम्हारे पास करने का समय नहीं है। सिर्फ एक मेरा सोर्स और मेरी क्लास, ये तुमने देखा, सब्जेक्ट खत्म, आगे बढ़ो, आगे प्रैक्टिस रिवीजन करते रहो, आगे बढ़ते रहो, राइट। और बड़े आराम से 2023 का क्वालिफाई हो सकता है, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है। नाउ इसके बाद सितंबर 2023 के बाद सफिशिएंट टाइम है दोस्त कि तुम अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। तब सोचो कि हाँ मैं क्या टाई पहन के जाऊंगा, बाल कैसे करूंगा, जेल लगा लूंगा, ये सब दिमाग तब लगाना, ठीक है। उसके पहले तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ मैं मेंस टारगेट करूंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा, टाइम एलोकेशन मेरा परफेक्ट होगा, प्लानर मेरा परफेक्ट होगा, मुझे पता होगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूँ। अगेन अगर तुम अपने लिए खुद ये प्लानिंग कर रहे हो तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, तुम पहले इकोनॉमी पढ़ लो बाद में हिस्ट्री पढ़ो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे ऊपर कर लो। बट हाँ कोशिश करो कि कोर ऊपर खत्म करो और जो तुम्हारे मेंस के टॉपिक्स हैं वो बाद में खत्म करो, राइट। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पहला कोर है, फिर इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर एथिक्स हो गया, गवर्नेंस जो है आपका, एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बाकी चीज़ें बाद में कर लो आप। ऑप्शनल बाद में भी कर सकते हो, ऑप्शनल 2024 के लिए पहले भी कर सकते हो। तो इसी के साथ बात करते हैं 2024 की। ना 2024 अब मैंने नवंबर से शुरू किया है और ये पूरा प्लानर मैंने बनाया है सितंबर 2024 तक, मेंस 2024 तक। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो पहले पार्ट में बात करते हैं, जरा देखते हैं, फिर से वही सेम है बट 2024 के लिए टाइम कहीं ज्यादा है, राइट, कहीं ज्यादा टाइम है अपने पास। तो अब इसमें देखो, इसमें पहले स्लॉट में मैंने डाल दिया है ऑप्शनल, खत्म कर दो। तुम कहो सर 2 महीने बाद ऑप्शनल शुरू करेंगे, इसको नीचे रख लेना, और बात शुरू करना यहाँ रख लेना, है ना, तो बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तुमने ऑप्शनल खत्म कर दिया अपने 200 घंटे लगभग, राइट, सेल्फ स्टडी भी कर ली। इधर साइड में दूसरे स्लॉट में इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, महीने दर महीने चीजें खत्म करते चले गए हम, इनफैक्ट एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब भी। बाकी हमने टाइम पीडब्ल्यू में हम कितना पढ़ाएंगे, सेल्फ स्टडी में क्या होगा, और प्लस हर महीने का करंट अफेयर, प्रैक्टिस और रिवीजन। पहले रिवीजन बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो नया नया पढ़ा है, बट धीरे धीरे रिवीजन के टाइम बढ़ाते चले जाओ। सिमिलरली प्रैक्टिस का टाइम इनिशियली बहुत ज़्यादा नहीं बट धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म होता जाए, तुम्हारा करंट अफेयर, प्रैक्टिस और रिवीजन बढ़ता चला जाए। इनिशियली करंट अफेयर तुम्हें नहीं समझ में आएगा, कम टाइम दो, 10-10 घंटे, बट आगे 20-20 घंटे, 30-30 घंटे, 40-40 घंटे, डिपेंड करता है अगेन तुम्हारी इन्वेंटरी पे। बट ये टाइम, इन तीनों का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाओ। इस तरीके से अक्टूबर 2023 तक आते आते काफी चीजें खत्म हो जाएंगी अगले साल तक। एंड तुम नोटिस करोगे कि जनवरी 2024 तक तुम्हारे बाकी के जो मेंस टॉपिक्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट तुम अच्छा खासा टाइम डिवोट कर सकते हो अपने रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इनफैक्ट अगर तुम देखो फरवरी तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, ऑप्शनल भी खत्म हो चुका है, ऑप्शनल भी ओवर है, राइट, जीएस भी ओवर है, अब तुम महारत हासिल कर चुके हो। करो प्रैक्टिस, और इस बार 2024 के लिए और श्योर साइड होने के जो है, श्योर शॉट होने के लिए 100 दिन मैंने दिए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो अब यहां पे तुम नोटिस करो, मार्च, अप्रैल और मई 100 दिन आपको दे दिए गए हैं कि भाई आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए। हर महीने 20 मॉक, राइट, अच्छा खासा समय, 150 टाइम, आप 150 घंटे हर महीने रिवीजन हो रहा है, राइट, टोटल 60 पेपर लगा दिए, मचा दोगे तुम। श्योर शॉट 2024 अगर तुमने ये तैयारी, ये प्लान फॉलो कर लिया तो यहाँ पे तुम प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो रहे हो। इसके बाद मेंस की तैयारी, मेंस में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, हर महीने 2 सेट पेपर लगाओ, 250 घंटे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, गेम इन है। आखिरी महीने में भी 135 घंटे हैं तुम्हारे पास, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, राइट। अगर तुम भटके नहीं, अगर महाज्ञानी बनने के चक्कर में तुमने पीएचडी करनी नहीं शुरू करी, एक टॉपिक, 1 टॉपिक एट अ टाइम, राइट, फिनिश करते चले गए, 1 टॉपिक, 1 सब्जेक्ट, 1 जो है 1 कंटेंट अगर तुम फॉलो करते चले गए, तो हाँ तुम 2024 में जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये ख्याली पुलाव नहीं है, ये सिंपल गणित है, सिंपल कैलकुलेशन है, एक नंबर यहाँ लिखा है मैंने, जो पढ़ाया जाता है, जो कि ज़रूरी होता है, जो कि टाइम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हमने जीरो डाउन कर दी। हवा में बातें नहीं कि हाँ जाओ पढ़ लो हो जाएगा,
पास में यार, ये इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच एंड मेरे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं इसे। मुझे पता है कि हाँ ये कितना इसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया है, कितना प्रैक्टिकल है ये अप्रोच, और कितना हेल्प करता है, कितना कॉन्फिडेंस देता है। इफ यू नो द होल जर्नी, यू एग्जैक्टली नो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अभी खोए नहीं हो कि एक दिन आएगा जब मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। चले ही जा रहा है, भटके ही जा रहे हो, कोई भटकाना नहीं है। क्लियर कट पाथ कि जीवन में क्या करना है, मेरी पूरी जर्नी ऐसे 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 होने वाली है, इन दी एंड आई किल इट। तुम्हें रैंक 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर तुम्हारे पास ये क्लैरिटी है कि तुम अपना पाथ किस तरह जीने वाले हो, तुम इस पूरी प्रिपरेशन को किस तरह जीने वाले हो। तो खैर, आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आया होगा। तो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रिनिटी ऑफ प्रिपरेशन, ओवरऑल ओवर आर्चिंग फिलॉसफी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो ट्रिनिटी ऑफ प्रिपरेशन में पहली बात देखो जो है इंपॉर्टेंट, जो है जो हम लोग आगे भी वीडियोस में बात भी करेंगे, अवेयरनेस कि भाई क्या पढ़ना है ना। ये नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हैं तो पहले एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके एमसीक्यू बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको रटेंगे, राइट। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उसकी जो है नोट्स बनाएंगे, उसको फिर रटेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर डीडी बासु भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो है लोकसभा राज्यसभा की जो है वीडियोस भी देखेंगे, रोज लोकसभा का सेशन देखेंगे। ये सब नहीं करना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड एंड हाउ टू रीड, है ना। ये भी नहीं कि खोए हुए हैं ना, इट शुड बी ऑलवेज पिन पॉइंट, इट शुड ऑलवेज बी टारगेटेड कि मुझे ये चीज इसमें से निकालनी। तो दिस इज समथिंग विच विल चेंज योर गेम। और ये अभी जो हम स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो आपको हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने में। तो जो भी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, जैसे एक साथ सारे वीडियोस भी देख सकते हो, अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट तुम शुरू कर रहे हो उस सब्जेक्ट को एक बार जल्दी से देख लो कि अच्छा ये चीज़ें करनी है, इसमें आगे बढ़ो, उसके सोर्सेज देखो, अच्छा ये पढ़ना, इतना ही पढ़ना, बस खत्म। उसमें कहानी मत रचो कि अच्छा अब मैं इसमें 2 किताब और पढ़ूंगा, अब मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ूंगा, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, तमिलनाडु एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा, उपेंद्र सिंह। अरे नहीं भाई, है ना, थामो। यूपीएससी क्वालिफाई करने आए हो, हिस्टोरियन बनने नहीं आए हो, आर्कियोलॉजिस्ट बनने नहीं आए हो कि हाँ ये स्कल कैसे मिला था और इस स्कल में क्या क्या है, इसका डायग्राम। अरे नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा सा जो है घोड़ों को थामो, है ना, और समझो कि हाँ यहाँ महाज्ञानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई करने आए हो। अगर तुम्हारा एम नहीं बदला, यूपीएससी से तुम डगमगाए नहीं, तो तुम यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी बात इज अंडरस्टैंडिंग कि खाली पढ़ना नहीं, क्या उस सब्जेक्ट को तुमने अपना बना लिया, क्या तुम समझ पाए। जैसे मैं हिस्ट्री में बात कर रहा था टाइम फ्रेम की, जैसे बात कर रहा था जोग्राफिकल लोकेशन की, तुम बात कर रहा था कि हाँ सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसा है। जैसे आर्ट एंड कल्चर लोग बहुत डरते हैं, बट समझो कि आर्ट एंड कल्चर कुछ नहीं है, एक टाइमलाइन पे किसी पर्टिकुलर ट्रेट का एवोल्यूशन है। इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और इनफैक्ट हम उसे जी रहे हैं। अगर तुम उसे रिलेट करने लग जाओ कि आज हम उसे किस तरीके से जी रहे हैं, तो तुम्हें कल्चर खेल लगने लगेगा। इनफैक्ट यू विल बी लाइक ये पहले क्यों नहीं बता दिया किसी ने। तो खैर मैं पढ़ाऊंगा कल्चर तुम्हें, बट अंडरस्टैंडिंग इज द नेक्स्ट थिंग। खाली रटने का गेम नहीं है यूपीएससी कि तुम जो है सोचो कि हाँ फैक्ट्स रट डालो ना, इट इज मोर अबाउट एसेंस। मैं नहीं कह रहा कि इट इज नॉट अबाउट फैक्ट, है ना, डोंट जो है मिसकोट, डू नॉट थिंक कि हाँ आई एम सेइंग कि फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, बट इट इज मोर अबाउट एसेंस, राइट। इट इज मोर अबाउट एसिमिलेशन, इट इज मोर अबाउट रिटेंशन, इट इज मोर अबाउट ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। इट इज लाइक कि इकोनॉमी जो शुरू हो रही है वो एंशिएंट इंडिया से शुरू हो रही है। इकोनॉमी का जो है टेक ऑफ है वो मॉडर्न इंडिया से निकल के आ रहा है। तुम्हें समझ में आ रही है, अच्छा कॉलोनियल इकोनॉमी ऐसे होती थी, इसके बाद जो चेंज हो रहा है वो ऐसा है, राइट। वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमी डिसाइड कर रहा है, तो हिस्ट्री से किस तरह इकोनॉमी रिलेट हो रही है। इनफैक्ट पॉलिटी में GS2 में एक टॉपिक भी है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचा। जब मैं तुम्हें एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा तो ये भी सिखाऊंगा कि हाँ भाई हम पहले भी कभी रिपब्लिक्स हुआ करते थे, हमारे यहाँ गण हुआ करते थे, जनसंघ हुआ करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमें समझने हैं वो तुम्हारी पॉलिटी को, सोसाइटी को, इकोनॉमी को, राइट, पूरी तरह से कनेक्ट कर देंगे आपस में। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम एक अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर वे का, इस पर्टिकुलर एंगल का ये और स्पेशलाइजेशन है, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स की बाउंड्री ब्रेक होना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे समझोगे, रिवाइज करोगे, आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सप्रेशन, आंसर राइटिंग, कि ज्ञान है, पढ़ लिया है, एसिमिलेट भी हो गया है, बट जिन्होंने कभी जिंदगी में आंसर लिखा है वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम इनिशियली सुनोगे, बिगिनर्स की प्रॉब्लम सुनोगे, सर शुरू कैसे करें, राइट। आता तो है पर लिखें कैसे। तो यही है वो एक्सप्रेशन कि आता तो है पर लिखना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस, कि वो इंट्रो कैसा होगा, इंट्रो में आइडियली कितने शब्द होने चाहिए, बॉडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखें सर, कि इसको पॉइंट वाइज लिख दें, क्या सही है,
और बॉडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इंट्रो लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, कंक्लूजन की क्या जरूरत है, ये सारी बातें हो। प्लस पहली बात, क्या सवाल को डिकोड कर पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या पूछा है, कि जो आता है वही चिपका दे रहे हो। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सवाल भी समझना इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हें पता है, जो ज्ञान है, उसमें से पिरो के सिर्फ उतना निकालना जितना पूछा है, ये है कला, ये सीखना पड़ेगा, ये आंसर राइटिंग है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, अवेयरनेस कि हाँ क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जो पढ़ा है वो एसिमिलेटेड है, वो पता है मुझे, एंड द थर्ड पार्ट इज कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस इन योर आंसर्स, यू आर एबल टू एक्सप्रेस इन योर इंटरव्यू एज वेल। तो ऑन दैट नोट आई होप कि जो है ये पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुमने शपथ खाई है, तुम रैंक 1 बनने आए हो, ठीक है। तुम्हारा जो संकल्प है कि तुम पूरी कोशिश करोगे रैंक 1 बनने की, तुम यहाँ पे नंबर बनने नहीं आए हो, तुम ये फॉर्म भरने वाले आदमी नहीं हो कि हम भी फॉर्म भरे थे जीवन में, तुम वो आदमी नहीं हो, तुम या वो औरत नहीं हो, वो लड़की नहीं हो तुम, राइट है ना, वो लड़के नहीं हो तुम। तो तुम यहाँ पे एक नंबर नहीं हो, तुम यहाँ पे सेलेक्ट होने आए हो, तुम यहाँ पे कल के भावी आईएएस बनने आए हो, भावी सिविल सर्वेंट बनने आए हो, तुम जनता की सेवा करने आए हो। तो उस जज्बे को, उस जो है उस ओवरऑल जो जज्बात हैं, जो है आपके इमोशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप सही में रैंक 1 बने। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आएगी, और उसके साथ ही जो है थैंक्स अ लॉट एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।